नमस्कार। 26 मई 2021 से भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज़ आउटलेट के लिए नए रूल्स लागू हो गए हैं। आज हम चर्चा करेंगे ये नए रूल्स क्या हैं। साथ में लगातार न्यूज़पेपर्स में सेक्शन 79 आईटी एक्ट का आ रहा है, वो हम देखेंगे। और इसके साथ दुनिया भर में क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं या क्या नए कदम उठाए गए हैं, ये हमारी चर्चा का विषय रहेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो नए रूल्स लागू हुए हैं, ये रूल्स थे क्या, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी, वो कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसमें सरकार को इन नए रूल्स की आवश्यकता महसूस हुई। नए रूल्स का जो नाम दिया गया है वो है आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। बेसिकली ये जो नए रूल्स लाए गए हैं, इनको लाने का जो आधार है वो है आईटी एक्ट साल 2000 का। और आईटी एक्ट के बाद गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स जारी किए थे 2011 में। उन्हीं रूल्स को बदल कर या उन्हीं रूल्स पे बदलाव करके और जोड़कर ये नए रूल्स जारी किए गए हैं 2021 के। इन नए रूल्स में 2 सेक्शन हैं। पार्ट बी जो है इस रूल्स का, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत आएगा। और पार्ट 3 जो है कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स इन रिलेशन डिजिटल मीडिया, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे रूल्स किस तरह से बनाए गए। तो मैंने क्या पहले बताया कि आईटी एक्ट साल 2000 का है, उसमें समय समय में बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों के क्रम में साल 2000 में कुछ रूल्स लाए गए थे और फिर फर्दर जरूरत पड़ी तो हम 2011 में नए रूल्स लेके आए। अब ये जो नए रूल्स लेके आए हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है कि आईटी या डिजिटल इंडिया ने भारत के लोगों के सशक्तिकरण में, तकनीक ने भारत के लोगों के मजबूतीकरण में, एम्पावरमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से डिजिटल मीडिया का जो फुटप्रिंट है भारत में बढ़ा है और सोशल मीडिया का फुटप्रिंट बढ़ा है। आम लोगों तक ये जो प्लेटफॉर्म है ये पहुंच गया है, लोग उसका बहुत लाभ ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के उनके आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों से समझ में आ रहा है कि देश में इनका फैलाव क्या है। व्हाट्सएप के यूजर्स, यूट्यूब के यूजर्स, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, ट्विटर्स के यूजर हैं, वो दिए गए हैं। लेकिन आईटी का या हम कहें कि सोशल मीडिया का एक रूप तो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, बहुत ही रचनात्मक है लोगों के सशक्तिकरण के रूप में। और दुनिया की बड़ी आबादी भारत की इसका उपयोग कर पा रही है। हम देख रहे हैं कि कई सारी समस्याओं, कई सारे जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, उनसे दो चार होने में, उनसे निपटने में सोशल मीडिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन ये भी देखा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे फेक न्यूज़ के रूप में, या सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लीलता आदि को फैलाने में, या कॉपरेटिव राइवलरी जो कॉर्पोरेट्स के बीच में, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए, एब्यूसिव लैंग्वेज, मानहानि आदि के मद्देनजर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का एक दूसरा रूप भी, एक नकारात्मक रूप में निकल के आ रहा है लोगों के समक्ष। और ये जो मिसयूज़ है, ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स को बढ़ावा दे रहा है, साथ में क्रिमिनल्स को बढ़ावा दे रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी हमारी, वो उनके सामने चैलेंज आ रहे हैं, वो से निपटने दिक्कतें आ रही हैं। और ये देखा गया है कि सोशल मीडिया को लेकर ये दिक्कतें से निपटने में हमारी जो एजेंसीज हैं वो इसलिए बहुत कमज़ोर हैं क्योंकि इसको लेके कोई रॉबस्ट, कोई मजबूत कंप्लेंट मैकेनिज्म, कोई शिकायत निवारण प्रणाली भारत में नहीं है। ना तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास है, ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से है। और कई बार देखा गया है कि जब शिकायतें दर्ज भी कर जाती हैं प्लेटफॉर्म्स के माध्यम के ऊपर, तो उसका कोई उचित निपटान या कोई उचित सॉल्यूशन लोगों को नहीं मिल पाता। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एब्सेंस ऑफ रॉबस्ट ग्रीवेंस, तो पारदर्शिता का अभाव, साथ में जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म है उसको लेके कमियां, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में निरंतर हमें बदलाव या कुछ नए नियमों के लिए सोचने को मजबूर करी थी। गवर्नमेंट ने इसी को दिमाग में रखकर ये नए रूल्स डिज़ाइन किए हैं। इन नए रूल्स को डिज़ाइन करने के पीछे कुछ डिसीजंस बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का पज्जुला केस को लेकर जो सुमोटो रिट पिटीशन थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सरकार को सोशल मीडिया को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, स्पेशली जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, रेप और गैंग रेप को लेके जो इसमें वीडियोस आदि डाले गए हैं, इस सब को लेकर कुछ उचित कार्रवाइयाँ और कदम उठानी चाहिए, कुछ गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने
जब ये रूल्स जारी किए तो ये कहा कि हमने इन केसेस को भी हवाला लेते हुए नई गाइडलाइन जारी करी है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से बात करते हुए। इन नई गाइडलाइंस में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमने एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है। एक हो तो सोशल मीडिया को जो कि देश में फैल रहे हैं तेजी से, उन्हें अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करी है। दूसरी तरफ लोगों को उचित जानकारी मिल पाए और सोशल मीडिया की सुविधाएं बिना किसी समस्या के, बिना कोई बाधा को मिल पाए, इस बैलेंस को इंश्योर करने के लिए हमने कदम उठाए हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो गाइडलाइंस में बात की गई है कि जो भी हमारी इंटरमीडिएट हैं, जो भी सुविधा देने प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको नियम आदि जोड़े गए हैं, है ना। कि सेफ हार्बर का मतलब ये हो गया, मैं थोड़ा सा कहानी की बैकग्राउंड लेके जाता हूँ कि कहानी इससे निकलती है कि हमारे आईटी एक्ट में सेक्शन 79 जोड़ा गया है। ये नहीं था मूल कानून में, और सेक्शन 79 जो जोड़ा गया है इसमें बेसिकली इसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था सुप्रीम कोर्ट के 2012 के डिसीजन के माध्यम से, जिसमें उन्होंने मिस्टर जो बजाज थे, जो एक आईटी प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे थे, और उनके प्लेटफॉर्म पे जब कुछ सामग्री डाली गई और उसके कारण से उन्हें जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा सुनाई, तो उस सजा की सुनवाई को लेकर वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया। उनकी जो वेबसाइट थी, उस वेबसाइट पे जो सामग्री डाली गई एक यूज़र के द्वारा, उसके आधार पे उनको दोषी माना गया, उन पर कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और सेक्शन 79 यहाँ से जुड़ के आया हमारे यहाँ आईटी एक्ट में। सेक्शन 79 क्या है? सेक्शन 79 ये कहता है, इसी को सेफ हार्बर प्रोविजन यहाँ कहा गया, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो भी इंटरमीडियरी हैं shall not be held legally or otherwise liable for any third party information, data or communication link made available or hosted on its platform। यदि उनके प्लेटफॉर्म पे कोई भी सामग्री डाली गई है वेबसाइट पे उनके, तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक, यही है सेफ हार्बर प्रोविजन। ये है सेक्शन 79 आईटी एक्ट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के 2012 के फैसले को फॉलो करते हुए इसको लाया गया है, और ये सेफ हार्बर का प्रोविजन है, आज भी है। कई प्लेटफॉर्म्स पे कहा गया कि नए रूल्स के माध्यम से डाइल्यूट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है कि नहीं, जब तक कि वो लोग इंटरमीडिएट सरकार के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करेंगे, तब तक उनके ऊपर ये सेफ हार्बर का जो प्रोविजन है वो लागू रहेगा, इसी सुविधा को मिलती रहेगी। ठीक, सेफ हार्बर का मतलब ये हो गया, और नियम का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई मैसेज है जो ए से बी पॉइंट तक गया। अब ए से बी पॉइंट तक गया, तो इसमें बीच में जो भी इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है, यदि उसने कुछ भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया, या चुनिंदा लोगों तक मैसेज भेजा है, मैसेज में कुछ ही सामग्री जोड़ दी, कुछ भी नहीं किया, जो सेम था ए टू बी तक वो मैसेज गया, केवल ट्रांसमिटेड इनके चैनल के थ्रू हुआ, तो इनके ऊपर किसी प्रकार कोई लीगल प्रोसिक्यूशन, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये सेफ हार्बर प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। ये बात समझ में आ गई? ठीक, लेकिन यदि इन्होंने कोई बदलाव किया है, कुछ चुनिंदा लोगों को फिल्टर करके उन तक मैसेज पहुंचाया है, और इससे किसी प्रकार की कोई समस्या आई देश में राष्ट्रीय सुरक्षा आदि को लेकर, तो फिर सेफ हार्बर का जो प्रोविजन है, जो इनको सुरक्षा मिली हुई है, ये सुरक्षा जो है ये इन पे लागू नहीं होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से काम करेगा यहाँ पर। इसके अलावा ये कहा गया है कि जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं सोशल मीडियाज के, वहाँ पे एक ग्रीवेंस रेडिसल मैकेनिज्म, एक शिकायत निपटान तंत्र होना आवश्यक है, ताकि जो भी शिकायत आए किसी भी यूज़र की, किसी विक्टिम की, तो वो शिकायत को सुना जाए। तो इन सबको एक ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है जो इससे निपटेगा,
और ये जो ग्रीवेंस ऑफिसर होगा वो किसी भी कंप्लेंट को 24 आवर्स में रिजॉल्व करेगा विद इन 50 डेज फ्रॉम इट्स रिसिप्ट। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा, इसमें यह भी कहा गया है नए रूल्स में कि महिला आदियों को लेकर ऑन इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ यूजर्स स्पेशली वुमेन यूजर्स, तो ये भी इंटरमीडिएट्स की भूमिका है कि वो इसको इंश्योर करेंगे कि महिला आदियों के साथ किसी प्रकार की कोई सामग्री उनके लैंगिक आधार पे उनके ऊपर डाली गई है या किसी प्रकार की कोई अश्लीलता दिखाई गई है तो वो अपने चैनल से उसको या अपने वेबसाइट से उसको हटाएंगे। ठीक, यहाँ पे इस तरह से बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा चीफ कॉम्प्लेंस ऑफिसर का प्रोविज़न है। यहाँ पे सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को दो कैटेगरी बांटा गया है और ये बांटने का आधार है उनके यूजर्स। एक हैं सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स, एक है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स। ये जो बांटा गया है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये बेस इसका आधार यूजर्स के आधार पे किया गया है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं, उन्हें चीफ कॉम्प्लेंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। इसके अलावा नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा जिसके साथ कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी 24/7 कॉन्टैक्ट करेगी, किसी प्रकार की कोई सामग्री होगी या कोई जानकारी होगी शेयर करेगी इससे। रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, एक ऐसा व्यक्ति जो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तब से भारत में रहेगा और ये भारत का ही रहवासी होगा, जिसके साथ किसी प्रकार की शिकायत आदि को लेकर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कोऑर्डिनेट करेंगी। इसके अलावा आपका मंथली कॉम्प्लेंस रिपोर्ट भी होगी, समय समय पे इनके पास कितनी शिकायतें आई, उन शिकायतों पे क्या कार्रवाई की गई, ये आदि जो बातें हैं ये सब भी वो बताएंगे। इसके अलावा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया जो आपके मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं उनके लिए एक नई कंडीशन जोड़ दी गई है कि यदि कोई ऐसा मैसेज है जो हेट स्पीच या घृणा फैलाता है, अश्लीलता फैलाता है और उसको लेके कोई शिकायत रिपोर्ट की गई है, तो जो फर्स्ट ऑरिजिनेटर है, जहाँ से पहली बार उस मैसेज को ऑरिजिन किया गया, जहाँ से भेजा गया, उसकी इंफॉर्मेशन भी इन प्लेटफॉर्म्स को देनी होगी। और इसी बात को लेके हमें पता है कि व्हाट्सएप जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा है। पहली बार कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है कोर्ट में पहुंचा है। उनका कहना ये है कि व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, हम लोगों को प्राइवेसी देते हैं और इस तरह से हम लोगों के मैसेज देखेंगे तो फिर उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है और गवर्नमेंट ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है, वो देश की सुरक्षा आदि के मामले में उसमें निजता के अधिकार में भी सरकार दखल दे सकती है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि यही जो मामला है इसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट में अभी बातें चली हैं। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि वॉलंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। यूजर हु विश टू वेरीफाई द अकाउंट वॉलंटरी शैल बी प्रोवाइडेड, उनको भी जो है सुविधा मिलनी चाहिए। फिर मान लीजिए किसी का कोई अकाउंट था, उसके ऊपर उसने कुछ सामग्री पोस्ट करी, फॉर एग्जांपल कंगना रनौत का जो मामला आया था उस तरह से, और उसके बाद जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था उसने उसको ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक कर दिया तो उस व्यक्ति के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी बात जस्टिफाइड करे। यूजर मस्ट बी प्रोवाइडेड एन एक्यूरेट एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्यूट द एक्शन टेकन बाय द, जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई ली है उसके खिलाफ वो जा सके। तो यहाँ ये बातें भी बोली गई हैं। फाइनली इसमें एक और पॉइंट है, रिमूव ऑफ अनलॉफुल इंफॉर्मेशन। जो भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह उनको जानकारी देंगी कि ये इन्फॉर्मेशन जो डाली गई है सोशल मीडिया पे ये देश के लिए खतरा है, तो वो उसको तेज़ी से हटाएंगी। और यदि ये सारी कार्रवाइयाँ जो मैंने बताई हैं यदि ये नहीं करते हैं तो इनको जो सेफ हार्बर का अभी तक सुरक्षा मिली है जिसमें इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी, वो इनसे अधिकार ले लिया जाएगा और इन पर कार्रवाई हो सकेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं इस पूरे विषय को लेकर। फिर अगला जो है आपका जो है वो है आपका डिजिटल मीडिया को लेकर, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। और इसमें सरकार ने कहा है कि जो डिजिटल मीडिया है, जो ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको अपने कंटेंट को सेल्फ क्लासिफाइंग करना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी अश्लील सामग्री दी जा रही है। तो 5 एज बेस्ड कैटेगरी, इसके आधार पर उसको बांटना पड़ेगा। पेरेंटल लॉक भी होगा, बच्चे उसको देख नहीं पाएंगे उस ऐप को, उस पर भी जानकारी होगी। इसके अलावा रेटिंग भी दिखाई जाएगी, कंटेंट किस प्रकार का, वॉयलेंस है कि इसमें एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की गई, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करी गई है, ये सारी चीज़ें भी आपको पहले बतानी पड़ेंगी। ये यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने सेल्फ रेगुलेशन कोशिश करी है ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म को लेकर कि एक तो जो पब्लिशर है
लेवल 1 पे वो खुद ही सेल्फ रेगुलेट करे। एक जो पब्लिशर के ग्रुप्स हैं वो एक बॉडी बनाएं और वो बॉडी सारे पब्लिशर्स को जो भी जानकारी वो पब्लिश कर रहे हैं उसको वो वॉच करे, उसको देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सामग्री इस पर पोस्ट की जा रही है वो जर्नलिज्म कोड ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड जो एथिक्स कोड है उनके अगेंस्ट है, तो वो उसको रोकेंगे। और इसके अलावा थर्ड लेवल पे है ओवरसाइट मैकेनिज्म। इस तरह से 3 मैकेनिज्म का प्रावधान किया गया है। सेल्फ रेगुलेशन के लिए साफ कहा गया कि जो भी पब्लिशर होगा डिजिटल मीडिया का वो अपने एक ग्रीवेंस रिडक्शन ऑफिसर रखेगा। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की जो मैंने बात की थी उसमें सीधी बात है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, एक हाई कोर्ट के जज होंगे, एक इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन्स होंगे और लगभग 6 मेंबर, हैव नॉट मोर देन 6 मेंबर्स की बॉडी होगी। और ये बॉडी समय समय पे देखेगी कि क्या इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग तो नहीं किया रहा। और लास्ट में ओवरसाइट मैकेनिज्म की जो बात की गई है, इट शैल पब्लिश अ चार्टर फॉर सेल्फ रेगुलेशन बॉडीज इंक्लूडिंग कोड ऑफ एथिक्स, कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस। इट शैल एस्टैब्लिश एन इंटर डिपार्टमेंट कमेटी फॉर हियरिंग ग्रीवेंसेस। तो इस तरह से 3 लेवल का इन्होंने बनाया है। और ये जो ओवरसाइट मैकेनिज्म है ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगा। इसके फॉर्मूला जो इसके जो नियम होंगे वो मंत्रालय के अंतर्गत होंगे। इस तरह से 3 स्तर पर पूरी जांच को रखा गया है यहाँ पे हमारे नए कोर्ट्स में। सेक्शन 79 बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने समझाया आपको। एक और चीज थोड़ा याद रखिएगा जो चर्चा में है वो है आपका सेक्शन रूल 4A IT एक्ट का जो यहाँ पे जोड़ा गया रूल 4A। ये रूल 4A क्या कहता है कि जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं वो अपने यहाँ CCO अपॉइंट करेंगे। अभी हम थोड़ी देर देखना कि CCO मैंने कहा था 2 तरह के सोशल मीडिया को डिवाइड किया गया इसमें, एक सिग्निफिकेंट, एक सोशल मीडिया जो नॉर्मल है इनके यूजर्स के आधार पे। तो जो भी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं उन्हें CCO एक व्यक्ति अपॉइंट करना होगा। ये जो CCO होगा यदि इंटरमीडिएट जो भी उनका चैनल है, जो भी उनका प्लेटफॉर्म है, यदि सरकारी नियम को मानने से वो विफल हो जाता है, मान लीजिए कोई सामग्री उस पर डाली गई, वो सामग्री उसने उसको नहीं हटाया है, वो उस पर कंटेंट डला हुआ है, तो इन दैट केस ये जो CCO होगा इसको सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। सीधी बात ये है। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? उसको उसका दर्जा, उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये एक प्रोविजन इसको लेके बहुत विरोध हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि इससे मे बी पॉसिबल है कि जो सोशल मीडिया की जो बड़ी हमारे यहाँ चैनल्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर दबाव बने और वो जो ऐसे कंटेंट हैं जो गवर्नमेंट का अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं चाहती को पब्लिश हों उनको रोका जाए। इसमें एक और प्रोविजन है सेक्शन 69। ठीक, इसमें क्रिमिनल नेचर की लायबिलिटी CCO की डाली जाएगी यदि नियम लागू, यदि वो जो सामग्री वो नहीं हटती है, और लगभग 7 साल की जेल भी इसमें हो सकती है। तो ये बात भी आ रही है। हम अब लेते हैं ग्लोबल नॉर्म्स। तो ग्लोबल नॉर्म्स में हम सीधे चलते हैं यूएस में जो बिगर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं आमतौर के उन सबके हेडक्वार्टर यूएस में ही है। और यूएस में कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट 1996 का है। और ये जो कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट है ये बेसिकली जो बड़ी इंटरनेट कंपनीज उनको सेफ हार्बर वहाँ देता है। एक तरह से वहाँ ये प्रोविज़न है कि ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो चैनल हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक तरह से बुक स्टोर ओनर की तरह है। ये कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द बुक्स इन द स्टोर। किताब में जो बुक्स है उनके लिए अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अनलेस, जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि जो राइटर पब्लिशर है और जो बुक स्टोर ओनर है उनके बीच किसी प्रकार का कोई संबंध है। यदि संबंध हो कि उन्होंने कोई कंटेंट लिखवाया बुक के अंदर तो फिर उनको इस एक्ट का फायदा नहीं मिलेगा। अदरवाइज वहाँ पे बुक ओनर की तरह माना गया है कि भाई बुक पब्लिश हुई है, हमने केवल चैनल दुकान से बेची है, अब बुक के अंदर यदि कुछ गड़बड़ है तो पब्लिशर की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो वहाँ पे इस कानून को बोलते हैं कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट। और कहते हैं कि इसी कानून के कारण वहाँ जो फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल, वहाँ पे बड़ी कंपनियाँ इंटरनेशनल लेवल पे निकल के आई हैं। ठीक, तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। मैंने समझा दिया आपको। सेक्शन 230 अमेरिका का है, जस्ट लाइक इंडिया के सेक्शन 79 IT एक्ट के तहत। तो वहाँ का जो कानून है उसको बोलते हैं कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट।
और हमारे यहाँ है IT एक्ट, उसका सेक्शन है 230, हमारे यहाँ है 79। तो ये पूरा डिस्कशन हो गया जिसको मैंने समझाया आपको सोशल मीडिया को लेकर। धन्यवाद।